Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये Please Let Me Die का 25th एपिसोड है। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था और उसने वांग जी के सामने सरेंडर भी कर दिया था। वांग जी ने विंग को रेस्ट करने का कहकर बेड पर सुला दिया और वो विंग के रूम से बाहर चला गया था। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। वांग जी अपने रूम में आ चुका था और उसने डोर लॉक किया और उसी डोर से लगकर वो नीचे बैठ गया। वांग जी बहुत हर्ट हो चुका था क्योंकि उसने आज विंग को हर्ट किया था। अपने जुनून, अपने जिद के चलते उसने अपने ही प्यार को हर्ट कर दिया था। वांग जी को याद आ रहा था विंग का वो मासूम चेहरा और उसकी मजबूरी। जब विंग ने वांग जी से ये कहा कि वो वांग जी का गुलाम रहेगा जिंदगी भर, पर वांग जी को बस अपना मुंह बंद रखना है। वांग जी को अब दर्द हो रहा था, रिग्रेट हो रहा था अपनी करतूतों पर वांग जी ये भी जानता था कि अगर आज वो ये कदम नहीं उठाता तो उसका प्यार, उसका जुनून उससे दूर हो जाता। वांग जी को विंग के दर्द का एहसास तो था, पर कहीं ना कहीं वांग जी का एक माइंड कह रहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि विंग का उसके पास रहना ये वांग जी का हक है, क्योंकि वांग जी विंग से प्यार करता है। तो वांग जी विंग का हुआ तो विंग भी तो वांग जी का हुआ ना। तो विंग का वांग जी के पास रहना कौन सा गलत है? क्या गलत किया उसने? अपने प्यार के लिए कोई स्टेप उठाया तो? क्योंकि वांग जी अभी विंग के बारे में सोचना नहीं चाहता था। हाँ, उसे दुख था, उसे दर्द था, उसे तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही थी विंग के उस दुख को देखकर, उस दर्द को देखकर, पर अभी वांग जी ये नहीं सोचना चाहता था। वो इस बात से खुश होना चाहता था कि विंग अब उसका है, उसके पास है और हमेशा अब उसके साथ रहेगा। वांग जी विंग के दर्द से अनजान नहीं था, पर अब वो इस दर्द को जानना नहीं चाहता था। वांग जी को खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस था। वांग जी ने सोचा, अगर विंग जैसा पर्सन मेरे जैसे हार्टलेस पर्सन के दिल में फीलिंग्स जगा सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी विंग के दिल में फीलिंग्स डेवलप करूँगा, खुद के प्यार को उसके दिल में प्रूव करूँगा और वो भी मुझसे प्यार करने लगेगा। वांग जी अब सिर्फ खुद के माइंड को डाइवर्ट कर रहा था और वो खुद को समझा रहा था कि विंग उसका जुनून है, उसका पागलपन है, उसका ऑब्सेशन है और इम्पोर्टेंटली शायद उसका प्यार है। शायद जो प्यार वांग जी विंग से पाना चाहता था वो अब उसके लिए ऑब्सेस्ड हो चुका था, जिस वजह से वांग जी अब ये हरकतें कर रहा था। उसने बहुत देर ये सोचा कि उसने गलत किया, फिर उसका माइंड अचानक डाइवर्ट हो गया और ये सोचने लगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। अपने प्यार को अपने पास रखना कोई गलत नहीं है, चाहे उसके लिए उसे उसके प्यार को कैद ही क्यों ना करना पड़े। अगर विंग ऐसे नहीं मानेगा तो ठीक है, वैसे ही सही। वांग जी जानता था कि विंग उसके सामने सीधा सरेंडर नहीं करेगा, जिस वजह से वांग जी ने ये सब कुछ पहले से ही सोच लिया था। वांग जी विंग को सिर्फ जियांग चैंग की धमकी देना चाहता था, पर विंग के इंटेलिजेंसी ने उसे मात दे दी थी, जिस वजह से अब वांग जी के सामने इस दूसरे सच के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वांग जी जानता था ये गलत है, बहुत गलत है, इससे विंग बहुत हर्ट होगा। एक जख्म जो शायद भरने की कगार पर हो वो फिर से खुल जाएगा, पर वांग जी अब इन सब चीज़ों के लिए मजबूर है, जिस वजह से उसने ये सब किया था। उसने खुद को ऐसे ही समझाया कि उसने कोई गलत नहीं किया, विंग उसका प्यार है।
और अपने प्यार को पाने के लिए अगर कोई स्टेप लिया जाए तो वो गलत नहीं होता। वांग जी ने खुद को कन्विंस कर लिया और वो फाइनली 1 से 1.5 घंटे बाद खड़ा हुआ। वो फ्रेश हुआ और रूम से बाहर निकला। बाहर सिचैन उसका वेट कर रहे थे, पर वांग जी ने उन्हें देखा और सीधा नीचे चला गया। उसने मेड से कहा कि डिनर प्रिपेयर करे और एक खाने की प्लेट रेडी करे। मेड भी नोट करके चली गई। नीचे सारे फैमिली मेम्बर्स लिविंग हॉल में बैठे इसी सब टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे थे, और वांग जी ने उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। किसी ने वांग जी को भी कोई सवाल नहीं पूछा। सिचैन भी वांग जी के पीछे नीचे आ चुके थे और वो अपने ब्रदर की सारी हरकतों को देख रहे थे। कुछ चंद मिनटों में ही मेड वांग जी के सामने आई और उसके हाथ में खाने की प्लेट दे दी। वांग जी ने उसे केयरफुली पकड़ा और वो ऊपर विंग के रूम की तरफ चला गया। वो विंग के रूम के पास पहुंचा और उसने एक ब्रीथ ली। उसने उस डोर को ओपन किया और वो अंदर चला गया। उसने देखा कि विंग अभी भी उसी पोजीशन में लेटा हुआ है जिसमें वांग जी उसे सुला कर गया था। वांग जी ने वो प्लेट साइड टेबल पर रखी और वो विंग के पास ही बैठ गया। उसने विंग को उठाने के लिए आवाज़ दी, पर विंग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वांग जी ने हल्के से विंग के फेस पर हाथ रखा और टैप किया, जिससे विंग की आंखें खुल गई। जैसे ही विंग ने अपने सामने वांग जी को देखा, उसने तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर ली। वांग जी इन सब बिहेवियर को समझ रहा था। वांग जी जानता था कि अब विंग उसके साथ उसके गुलाम की तरह ही बिहेव करेगा। सो उसने इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं सोचा और उस खाने को प्लेट को विंग को दे दिया और कहा, प्लीज़ खाना खा लो। विंग ने कोई सवाल नहीं किया, ना उसने रेजिस्ट किया ना कुछ और। वो शांति से उठकर बैठ गया और उसने उस प्लेट को लिया और वो जल्दबाजी में खाने लगा। वांग जी को विंग की ये हरकतें ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि विंग बहुत जल्दबाजी में खा रहा था। इनफैक्ट वांग जी को समझ में आ रहा था कि विंग बहुत मुश्किल से वो खाना बस अपने मुंह में ठूस रहा है और ज़बरदस्ती उसे निगल रहा है, और उस खाने को निगलने के लिए विंग बार बार पानी पी रहा था ताकि वो निवाला उसके हलक से नीचे उतर जाए। वांग जी ने विंग से कहा, धीरे खाओ। विंग ने जस्ट हल्के से वांग जी की तरफ देखा और वो फिर से वैसे ही खाने लगा। वांग जी को हल्का सा गुस्सा आ गया। एक तो विंग की कंडीशन सही नहीं थी, ऊपर से विंग ऐसे खा रहा था जिससे उसकी कंडीशन बिगड़ सकती थी, जिस वजह से वांग जी ने विंग के हाथ से पहले तो वो पानी का ग्लास छीन लिया और उसे साइड टेबल पर रख दिया। विंग वांग जी की इन सडन एक्शन से थोड़ा शॉक हो गया था और उसने वांग जी की तरफ देखा और कुछ भी नहीं कहा। उसने फिर से अपनी नज़रें नीचे कर ली और अब वो उस खाने के साथ खेलने लगा। वांग जी ने विंग के हाथ से वो खाने की प्लेट ली और उसने उस खाने को पहले तो अच्छी तरह से मिक्स किया, क्योंकि विंग ऐसे ही कुछ भी खा रहा था। उसने ठीक से उस खाने को मिक्स तक नहीं किया था, मतलब दाल कही, चावल कही, और विंग वैसे ही प्लेन राइस खा रहा था तो कभी प्लेन दाल पिए जा रहा था। वांग जी ने उस खाने को अच्छी तरह से मिक्सड अप किया और उसने एक स्पून में उसे उठाया और विंग के मुंह के आगे कर दिया। विंग ने एक नज़र वांग जी की तरफ देखा और उसने नज़र झुका ली और चुपचाप अपना माउथ ओपन कर दिया। वांग जी धीरे धीरे विंग को खाना खिलाने लगा और उसने विंग को
खाना चबा कर खाने के लिए कहा। विंग ने भी रेजिस्ट नहीं किया और वो धीरे धीरे उस खाने को चबा कर खाने लगा। ऐसे करते हुए वांग जी ने विंग को ऑलमोस्ट पूरा खाना खिला दिया। अब वांग जी ने खुद उस पानी के ग्लास को लिया और उसने उसे विंग के मुंह के आगे कर दिया। विंग ने भी उस पानी को पी लिया और साइड को हल्का सा ग्लास कर दिया, जिससे वांग जी ने उस ग्लास को अब विंग के माउथ से अलग कर दिया। वांग जी ने साइड टेबल से कुछ मेडिसिन्स ली और उसे विंग की तरफ बढ़ा दिया। मेडिसिन्स को देखकर कहीं ना कहीं विंग का मुंह बन चुका था। वांग जी जानता था कि विंग को मेडिसिन्स लेना पसंद नहीं है, क्योंकि इन 6 महीनों में पेन क्लीनर भी विंग बहुत आड़ा टेढ़ा मुंह करके लेता था। इनफैक्ट वो पेन बियर कर लेता था पर मेडिसिन्स नहीं लेता था, जिस वजह से कभी कभी वो वांग जी से डांट भी खा लेता था। वांग जी के चेहरे पर विंग की इन हरकतों से एक हल्की सी स्माइल आ गई, पर इस बार विंग ने कुछ नहीं कहा और उसने अपना हाथ आगे कर दिया उन मेडिसिन्स के लिए। पर वांग जी ने ही विंग की उन मेडिसिन्स को लिया और उनका पाउडर बना दिया। उसे थोड़े से पानी में घोल लिया और उसे विंग के मुंह के आगे कर दिया। विंग ने कुछ नहीं कहा, पर हल्के से इस हरकत से विंग के भी चेहरा खिल ही चुका था। उसने उस पानी को पीने की कोशिश की, पर एज ऑब्वियस मेडिसिन की वजह से वो कड़वा था, तो वांग जी ने उसका नोज़ टाइटली बंद कर दिया अपने एक हाथ से और दूसरे हाथ से विंग के मुंह में वो पूरा पानी डाल दिया। विंग ने ज़्यादा रेजिस्ट नहीं किया और उसने वो पानी कैसे भी करके पी लिया और फाइनली उसे निगल लिया। विंग हल्का सा खांसने लगा और वांग जी ने उसकी बैक को रफ किया और बाद में उसके हाथ में एक चॉकलेट रख दी। चॉकलेट देखकर विंग का चेहरा कहीं ना कहीं खिल चुका था, क्योंकि वांग जी उसे एक छोटे बच्चे की तरह पैम्पर कर रहा था, जिस वजह से 1-2 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, पर विंग भूल गया और वो एक छोटे बच्चे की तरह उस कैंडी को फोड़कर खाने लगा। वांग जी विंग की ये चाइल्डिश हरकतें नोटिस कर रहा था, जिस वजह से वांग जी के भी फेस पर अब स्माइल थी। विंग ने वो कैंडी पूरी तरह से, मतलब वो चॉकलेट पूरी तरह से ख़त्म की और उसने वांग जी की तरफ एक नज़र देखा। जैसे ही उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके सामने वांग जी है और उनके बीच क्या हुआ, उसे सोचते ही विंग का चेहरा फिर से उतर गया और उसने वैसे ही अपने चेहरे पर वो कोल्ड मास्क लगा लिया। वांग जी ने विंग के फेस में ये सडन चेंज महसूस कर लिया था, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने जस्ट विंग के हेड को पैट किया और कहा रेस्ट कर लो, और वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ा ही था कि विंग ने कहा, तुमने कहा मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, पर तुमने मुझसे वादा नहीं किया। वांग जी तुरंत पीछे मुड़ गया। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम जियांग्स को हार्म नहीं करोगे, पर तुमने ऐसा अब तक नहीं किया। तुम्हारे कहे मुताबिक मैं बस सब करूँगा जो तुम चाहोगे, पर तुम्हें भी मुझसे वादा तो करना ही होगा। वांग जी ने अभी भी कुछ नहीं कहा। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ मुझे बस मेक श्योर होना है कि तुम सच में इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करोगे। मैं जानता हूँ कि तुम अपने वादों से नहीं मुकरोगे, पर फिर भी क्या तुम प्लीज़ मुझे एक बार वो वादा कर सकते हो। वांग जी शांत हो चुका था, उसने कुछ भी नहीं कहा। विंग ने फिर एक बार कहा, वांग जी ये मत समझो कि मैं
कुछ नहीं जानता या मैं कुछ कर नहीं सकता। माना उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अब मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाऊंगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं, मैं खुद भी अब तुम्हारे सामने कोई भी आवाज़ नहीं उठाना चाहता। मैं खुद तुम्हारे सामने सरेंडर कर चुका हूँ। अब मैंने गिव अप कर दिया है इन सब चीज़ों पे। तो डरो मत, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। पर इसे तुम धमकी समझो या मेरी इनसिक्योरिटी, मैं जस्ट जियांग्स को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें ये बता दूँ कि मैं लैंस के बहुत सारे सीक्रेट जानता हूँ। 4 मंथ्स मैं तुम्हारा सेक्रेटरी रह चुका हूँ, जिस वजह से मुझे लैंस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और अगर मुझे कभी भी इन फ्यूचर ये पता चला कि तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट्स की कंडीशन को तोड़कर जियांग्स के साथ कुछ भी गलत किया है, तो मैं भी लैंस के साथ गलत करने के बारे में सोचने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। इनफैक्ट मैं कर भी दूंगा। मैं ये तुम्हें धमका नहीं रहा हूँ, पर जस्ट बता रहा हूँ कि अगर तुम मेरी फैमिली को हार्म करोगे तो मैं भी इन चीज़ों में पीछे नहीं हटूँगा। बस फ़र्क इतना होगा कि मैं तुम्हारी फैमिली को इंक्लूड नहीं करूँगा, मैं बस हार्म तुम्हें करूँगा। सो प्लीज़ मुझसे वादा करो कि तुम जियांग से दूर रहोगे और उनके बिजनेस में या किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करोगे। वांग जी ने विंग की तरफ डिसबिलीव से देखा। अभी भी ये पर्सन यहाँ स्ट्रक होके भी उस फैमिली के बारे में सोच रहा है। वांग जी ने जस्ट अपना हेड शेक किया और विंग के हाथ पर हाथ रखा और कहा, ठीक है, तुम चाहोगे तो मैं जियांग चैंग और बाकी का कुछ नहीं करूँगा, पर जब तक वो मेरे बीच में नहीं आते, अगर इन फ्यूचर कुछ भी ऐसा हुआ या उन्होंने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की, तो मैं डेफिनेटली पीछे नहीं हटूँगा। और अगर तुम चाहते हो तो मैं जियांग्स की हेल्प भी करूँगा, जियांग चैंग की हेल्प करूँगा उसके बिजनेस को ग्रो करने में, पर कंडीशन सिर्फ ये होगी कि वो तुम्हें मुझसे दूर ना करे। तब विंग ने एक स्माइल अपने फेस पे लाई और कहा, डरो मत, तुम्हारा जुनून और तुम्हारा ऑब्सेशन कहीं नहीं जाएगा। ये बॉडी तुम्हें छोड़कर खुद ही कहीं नहीं जाएगी। मैं नहीं जाऊँगा, चाहे जियांग चैंग या कोई और चाहे या ना चाहे। उनके चाहने और ना चाहने से वी वुशियान यहाँ से नहीं जाएगा। विंग यहाँ से सिर्फ विंग की लाश रहेगी। डरो मत। विंग अपने वादे के ऊपर हमेशा पक्का रहा है, तो मैंने जो वादा किया उसे ज़िंदगी भर निभाऊंगा और तुम्हारे पास रहूँगा। एटलीस्ट जब तक तुम बोर ना हो जाओ या तुम खुद मुझे अपनी ज़िंदगी से जाने के लिए नहीं कह देते, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। सो प्रॉमिस मी। अब वांग जी के पास भी आगे कुछ भी कहने के लिए नहीं था। उसने जस्ट नोट किया और वो वहाँ से चला गया, पर उसने विंग के उस हाथ पर हाथ नहीं रखा जो वांग जी के से प्रॉमिस के लिए विंग ने आगे बढ़ाया था। कहीं ना कहीं विंग को इस बात से हर्ट हुआ, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वांग जी जस्ट रूम के डोर के पास ही पहुंचा था कि वो वापस पलटा और उसने विंग से कहा, सो जाओ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है और प्लीज़ पहले जैसे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ। मैं इतना क्रूअल भी नहीं हूँ और ये बात तुम जानते हो। इतना बोलकर उसने उस रूम की लाइट्स को ऑफ कर दिया और डोर लॉक करके वहाँ से चला गया। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो वहीं लेट गया। मेडिसिन की वजह से उसे जल्द ही नींद भी आ गई। वांग जी अब नीचे चला गया था, जहाँ पूरी फैमिली उसका वेट कर रही थी। वांग जी ने सबकी तरफ देखा और वो मेंशन से बाहर जाने लगा, क्योंकि अब उसे यहाँ नहीं रुकना था, या शायद वो इन सब के
सवालों के जवाब नहीं देना चाहता था, जिस वजह से वो इन सिचुएशन से भाग रहा था। सो उसने जैसे ही बाहर जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया, पीछे से कुरैन ने कहा, वांग जी एक्सप्लेन करो सब कुछ। वांग जी ने कहा, अंकल ये मेरा और विंग का पर्सनल मैटर है, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तब सीचैन ने इमिडिएटली कहा, वांग जी विंग अब लैंस को बिलोंग करता है, ना कि सिर्फ लान वांग जी को, तो ये पर्सनल मैटर नहीं है, वो पूरे लैंस को बिलोंग करता है, मतलब उसमें मैं और अंकल भी आते हैं। तो हमें ये जानने का पूरा हक है कि विंग की लाइफ में क्या हुआ था और तुमने उसे किस बात से ब्लैकमेल किया था। आखिर कौन है वो मर्डरर जिसने विंग के मदर फादर को किल किया। वांग जी ये सुनकर फ्रोज हो चुका था, मतलब घर वालों ने सब कुछ सुन लिया है। ये बात कहीं ना कहीं वांग जी को इस बात का अंदाज़ा था ही, क्योंकि निकलते ही विंग के रूम से निकलते ही उसने सबको देखा था। पर वांग जी इस बात पर श्योर नहीं था कि इन लोगों ने कितनी बातें सुनी हैं या पूरी सुनी है तो कितनी समझी है। जिस वजह से वांग जी ने फिर एक बार कहा, यू आर राइट भाई, तो विंग लैंस को बिलोंग करता है तो लैंस ने उसका ख्याल रखना चाहिए, बाकी उसके पास से हमें कोई लेना देना नहीं है। और विंग अब मेरा है तो मैं नहीं चाहूँगा कि उसकी पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर करे या उसके पास्ट को कोई भी कुरेदने की कोशिश करे। जो बात विंग बाहर नहीं लाना चाहता उसे ऐसे ही शांति से अतीत के पन्नों में ही दफन रहने दीजिए। और मैं नहीं चाहता कि मैं विंग से किया गया वादे को तोड़ूं। मैं आपसे जियांग्स के दूर रहूँगा और ये सही भी होगा कि अब यहाँ से सारे जियांग्स चले जाए, क्योंकि विंग अब मेरा है और उसने खुद ने कहा है कि वो जियांग्स से नहीं कोई नाता रखना चाहता, और ये बात सबने सुनी भी है। तो अब बेटर होगा कि ये सब यहाँ से चले जाए। तब जियांग चैंग आगे आया और उसने कहा, ठीक है, हम मानते हैं कि विंग आज से थोड़ी देर पहले से तुम्हारा गुलाम है और वो तुम्हारे पास रहेगा, पर इससे पहले विंग हमारा था, सो हमें उसके पास्ट के बारे में जानने का पूरा हक है। मैं जानना चाहता हूँ कि विंग ने उस कॉन्ट्रैक्ट को इतनी आसानी से साइन कैसे कर दिया और वो मर्डरर कौन है। तुरंत मैडम यू आगे आई और उन्होंने अपने लड़खड़ाते हुए जबान में कहा, जियांग चैंग, अगर वो नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, चलो यहाँ से। वैसे भी अब विंग से हमारा कोई रिश्ता नहीं। जियांग फैंगमियान जो अब तक अपनी सोच में गुम थे, उन्हें कंफर्म हो चुका था कि वो जो सोच रहे हैं वो सब सही है। उन्होंने तुरंत आगे आते हुए वांग जी से कहा, मैं भी सच जानना चाहता हूँ, क्योंकि विंग के मदर फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, सो मैं भी सच जानना डिज़र्व करता हूँ। और विंग के कहने से या तुम्हारी कन्वर्सेशन से यह लगता है कि कहीं ना कहीं विंग के मदर फादर की मौत में हम लोग इंक्लूड हैं, क्योंकि विंग ने जियांग चैंग और मेरी बेटी यानली का नाम लिया, तो उन दोनों का इंक्लूड होना मतलब हम दोनों का भी इंक्लूड होना। वो उन दोनों को खुश रखने के लिए उस मर्डरर को हाइड कर रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसके सच सामने आने से चैंग या यानली को दुख होगा। तो मैं सच जानना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ। अब मैडम यू के फोरहेड पर पसीना था और वो काँप रही थी, लिटरली वो काँप रही थी, क्योंकि उन्होंने जो किया था अब वो ऑलमोस्ट उसकी पोल खुलने ही वाली थी। उसने फिर से वेंगमियान को रोकते हुए कहा, हमें विंग के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर वो नहीं चाहता
सबको पता करना, तो क्यों हम इन सब चीज़ों में पड़े। चलो यहाँ से। विंग वैसे भी अब लैंस को बिलोंग करता है, तो जियांग्स का यहाँ रुकना सही नहीं है। ये सब सुनते हुए अब वांगजी के चेहरे पर एक स्मक आ गया था। वो देख रहा था कि कितना घटिया है वो इंसान जिसने इतना सब कुछ किया एक मासूम बच्चे के साथ, और अब खुद को बचाने के लिए फिर से नाटक कर रहा है। वांगजी ने कहा, सच में क्या आपको शर्म नहीं आती? क्या थोड़ी भी इंसानियत आप में बची ही नहीं है? वो आपको बचाने के लिए खुद की लाइफ के साथ तक खेल चुका है। आपके बच्चे को बचाने के लिए उसने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है। फिर भी आप ये सब कर रही हैं। आपको थोड़ा भी तरस नहीं आता? थोड़ा भी नहीं आता उस मासूम बच्चे पर? वो सिर्फ 18 साल का है और वो इन सब चीज़ों से डील कर रहा है, और आप अभी भी उसे इस मुसीबत में छोड़कर भाग रही है। तब मैडम यू ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम खुद ही तो उसे अपने पास रखना चाहते हो। लैन सिचन ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, वांगजी, तुम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। वो सही कह रही है, तुम खुद उसे अपने पास रखना चाहते हो। वांगजी ने जस्ट अपनी आई रोल की और उन्होंने सिचैन की तरफ देखते हुए कहा, भाई आप सच नहीं जानते। तब फेंग मियान आगे आए और उन्होंने कहा, सच तो मैं भी जानना चाहता हूँ और हम सब जानना चाहते, इसलिए तो हम तुमसे पूछ रहे हैं, तो बताओ सच क्या है। तब मैडम यू ने कहा, नहीं, कोई किसी को कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट चलो यहाँ से। वैसे भी अब यहाँ रुकना सही नहीं है। इतना बोलकर वो जियांग चैंग और फेंग मियान का हाथ खींचने लगी, पर फेंग मियान ने अपने हाथ को तुरंत मैडम यू से छुड़ाते हुए कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि विंग किसे बचाने के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, और मेरे बच्चों का सवाल है। अगर मेरे बच्चों के लिए विंग इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा है तो ज़रूर ये कोई बड़ी बात होगी, और ये जियांग्स के से रिलेटेड है, तो मुझे तो जानना बनता है। मैं तो जान ही सकता हूँ ना। वांगजी, बताओ क्या है सच। अब मैडम यू फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और उन्होंने कहा, अगर वो दोनों अपने बीच में ही रखना चाहते उस सच को, तो क्या सच लगा के रखा है? कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ से। इतना बोलकर वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि जियांग चैंग ने भी अपना हाथ अपनी माँ के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, वांगजी, बताओ क्या है सच? किस वजह से विंग ने तुम्हारे सामने सरेंडर किया? क्योंकि विंग बहुत स्टबन है, और यहाँ तक कि तुमने जब उसे मेरी धमकी दी तब भी वो नहीं झुका। तो कौन है वो मर्डरर? ये बात अब मैं भी जानना चाहता हूँ। मैडम यू बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और उन्होंने लगभग अब चिल्लाते हुए कहा, आचिंग, मैंने कहा चलो यहाँ से। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है उन दोनों के बीच में पड़ने की। तब फेंग मियान ने कहा, यू, क्या ये सब तुमने किया है? ये सब सुनकर वहाँ हर कोई फ्रोज हो चुका था। कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ ये अंदाज़ा सबको हो चुका था कि इसमें मैडम यू इंक्लूड है, पर कैसे? तब मैडम यू अब बहुत ज़्यादा ही डरने लगी और उन्होंने कहा, क्या मतलब है? तुमने क्या किया है मैंने? तब फेंग मियान ने कहा, कांसे सरन से अगर सबसे ज़्यादा नफरत इस दुनिया में कोई करता था तो वो तुम थी। तो क्या तुमने कांसे सरन और वी चांसे को मारा है? फेंग मियान का ये डायरेक्टली सवाल सुनकर मैडम यू कांपने लगी थी। फेंग मियान ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, आचिंग और यानली की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन तुम हो। विंग ने कहा कि वो उन दोनों को, मतलब अपने सिबलिंग्स को, अपने मॉम डैड से अलग नहीं करना चाहता। मैंने ये सब कुछ नहीं किया, ना ही मेरी
वीचान से या कांसी सरन से कोई पर्सनल दुश्मनी थी। कांसी सरन से सबसे ज़्यादा नफरत तुम करती थी और आचिंग और यानली के सबसे करीब भी तुम हो। तो क्या तुमने, सच बताओ, क्या तुमने ये सब कुछ किया है? उस वक्त जो एक्सीडेंट हुआ था, क्या उसमें तुम किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो? मैडम यू अब डर चुकी थी और उन्होंने कांपते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं किसी को मार कैसे सकती हूँ? ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब वांग जी लिटरली हंसने लगा था और उसने क्लैप करते हुए कहा, क्या बात है, आप एक्टिंग में आपको ऑस्कर मिलना चाहिए, या शायद ऑस्कर से भी बड़ा कोई अवार्ड हो। तो आप अभी भी झूठ बोल रही है और सच को छुपा रही है। आपको दिखता नहीं है उस बच्चे ने क्या कुछ नहीं सहा है। उसने आपके बेटे के लिए अपनी ज़िंदगी का सौदा किया। आपके सच को छुपाने के लिए वो अब अपनी पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर चुका है। एक ऐसे इंसान के साथ जीना उसने मंजूर किया जो इंसान जानवर से भी ज़्यादा बदतर है। उसने मेरे साथ जीना आपके लिए एक्सेप्ट किया, फिर भी आपको उस पर तरस नहीं आ रहा। क्या सच में आप इंसान भी है? आप में कोई इंसानियत नहीं है? बताइए सबको सच, क्या हुआ था? बताइए सबको कि विंग ने, उस छोटे से बच्चे ने, उस 10 साल के बच्चे ने उस दिन उस बॉल को ढूंढते ढूंढते आपके मुंह से आपकी सच्चाई सुनी थी। जब वो ट्रक ड्राइवर आपको ब्लैकमेल कर रहा था और विंग वहाँ उस बॉल को लेने आ चुका था, तब मैडम यू ने कहा, मैं नहीं जानती थी कि वह विंग है। तब वांग जी ने कहा, अगर आप जानती तो शायद आज तक विंग भी जिंदा नहीं होता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तब मैडम यू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, हाँ, मार देती मैं उसे। मैं नफरत करती हूँ उससे, उसकी मॉम से, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। ये सुनकर वहाँ हर कोई शॉक हो चुका था। मतलब एक छोटे से बच्चे ने क्या किया और उसकी मॉम ने ऐसा क्या किया जो एक हंसती खेलती फैमिली को डिस्ट्रॉय कर चुका है? वांग जी ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, मतलब आप विंग को भी ख़त्म कर देती। तब मैडम यू ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, हाँ, ख़त्म कर देती। इनफैक्ट ख़त्म करना चाहती थी मैं, पर पता नहीं वो कैसे क्या बच गया। सब शॉक हो चुके थे। एक पल के लिए वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा फैल चुका था और तुरंत दूसरे ही पल वहाँ एक ज़ोरदार स्लैप की आवाज़ आई। मैडम यू के चेहरे पर फेंग मियान ने बहुत ज़ोर से स्लैप मारा था, जिससे मैडम यू नीचे फ्लोर पर गिर चुकी थी और उनकी आंखों में हल्के से आंसू थे। फेंग मियान ने कहा, क्यों, क्या दुश्मनी थी तुमसे, तुम्हारी कांसे सरन और वी चांसे से? तब मैडम यू ने चिल्लाते हुए कहा, तुम उस बिच से प्यार करते थे और हमारी शादी के बाद भी तुमने उसे अपने ऑफिस में रखा, क्योंकि तुम उसे कभी भुला ही नहीं पाए। तुमने उसे यहाँ तक कि उसके हस्बैंड को भी अपने ऑफिस में रखा और तुम दिन के ज़्यादातर वक्त उसके साथ रहते थे, उसके साथ घूमते थे। फेंग मियान गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, हाँ, मैं एक वक्त था जब कांसी सरन से प्यार करने लगा था, पर मैं ये जान चुका था कि वो वी चांसे से बहुत प्यार करती थी और जब उन दोनों की शादी हुई तो मैंने गिव अप कर दिया था और मैंने तुमसे शादी कर ली। इनफैक्ट मैंने तुमसे प्यार भी किया और तुम्हें सारे वाइफ के राइट्स दिए। तब फिर भी तुमने एक हंसती खेलती फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया और एक छोटे बच्चे को अनाथ कर दिया। अगर तुम्हारा बस चलता तुम उसे भी मारने के लिए तैयार थी। इतनी नफरत, इतनी जलन क्यों? क्या मैंने तुम्हें प्यार ही नहीं किया? तब मैडम यू ने कहा, नहीं किया। तुम कांसे सरन को कभी नहीं भुला पाए, या इनफैक्ट तुम उसे आज भी नहीं भुला पाए, जिस वजह से तुम मेरे बच्चों से भी ज़्यादा विंग से प्यार करते थे। मैं जानती हूँ कि अगर
तुम्हारा बस चलता तो तुम सारी जियांग प्रॉपर्टी भी विंग के नाम कर देते। तब फेंग मियान ने कहा, यू, तुम्हें लगता है कि मैं आचिंग और यानली से प्यार ही नहीं करता? तब मैडम यू ने कहा, अगर तुम करते तो विंग को कभी अपने घर लाते ही नहीं, उसे अनाथ आश्रम में ही रहने देते। ये सुनकर फेंग मियान गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, यू, क्या तुम में सच में इंसानियत बची नहीं है? एक तो तुमने उस बच्चे के मॉम डैड को मार दिया, उसे अनाथ कर दिया, और अगर मैं उसे अपने घर पे लेके आया तो तुमने उससे भी नफरत ही निभाई। क्या तुम्हें एक पल के लिए भी उस बच्चे को देखकर ये नहीं लगा कि तुमने एक मासूम से बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है? क्या तुम में सच में इंसानियत, ममता बची ही नहीं है कि? तब मैडम यू ने कहा, इंसानियत थी मुझ में भी, पर तुम मेरे बच्चों से और मुझसे दूर हो गए जब से विंग हमारी ज़िंदगी में आया। तुमने बचपन में भी आचिंग और यानली से ज़्यादा प्यार विंग से किया और उसे अपने बच्चे की तरह रखा। तुमने मेरे बच्चों को इग्नोर किया विंग की वजह से, या शायद सिर्फ उस कान से सरंग की वजह से, जिस वजह से मुझे में विंग के लिए गुस्सा बढ़ गया और मैंने उसे अपने बच्चों से दूर भेज दिया, क्योंकि मेरे बच्चे भी उसी के पीछे भागते थे और उससे ही प्यार करते थे, जिस वजह से मैंने उसे अब्रॉड भेज दिया। तब आचिंग ने कहा, मॉम, तो क्या उस दिन जो वेन रोहान ने कहा वो सब सच था? क्या आपने सच में 2 साल बाद विंग को कोई भी एक्सपेंस नहीं दिया या उसे कोई पैसे नहीं भिजवाए जिससे वो सरवाइव कर सके? तब मैडम यू ने कहा, नहीं, मैंने विंग को सिर्फ 2 साल ही पैसे भिजवाए, उसके बाद उसने सब खुद किया और मैंने उसे कोई पैसे नहीं भिजवाए। तब फेंग मियान ने कहा, तो वो सारे पैसे जो मैं तुम्हें देता था वो? तब आचिंग ने कहा, वो सब मॉम ने पार्टीज में उड़ा दिया। तब फेंग मियान ने कहा, यूँ तुम इतना गिर सकती हो? वहाँ वो बच्चा 1-1 रुपए के लिए स्ट्रगल करता होगा और तुम उसके पैसे पार्टीज में उड़ाती थी। क्या तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं है? क्या तुम्हें एक पल भी नहीं लगा कि वो बच्चा वहाँ सरवाइव कैसे करेगा, जिएगा या मरेगा? और देखो, आज तुम्हारा बेटा उसी बच्चे की वजह से जिंदा है, वरना आचिंग मर जाता उसी दिन, अगर उस दिन विंग वो पैसे नहीं लाता। अगर विंग उस दिन ये सब नहीं करता, खुद को नहीं सोल्व करता, तो शायद आज आचिंग हमारे पास नहीं होता। क्या अब भी तुम्हारे अंदर इतनी नफरत है उस बच्चे के लिए कि तुम ये सब कह रही हो? तुम उसे मारना तक चाहती हो? क्या तुम में थोड़ी भी इंसानियत नहीं है, थोड़ी भी ममता नहीं है? वो छोटा बच्चा है, सिर्फ 18 साल का है और उसने सिर्फ हम लोगों की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर दी। अपने मॉम डैड को खो दिया, अपनी बचपन को खो दिया, और यहाँ तक कि अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक इंसान के नीचे रहेगा। वो एक इंसान का गुलाम बन चुका है। तुम्हें अब तो सही लग रहा होगा ना? मुझे घिन आ रही है तुम पर, तुम्हारी सोच पर। तुमने एक बार मुझसे पूछ लिया होता तो मैं तुम्हें क्लियर कर देता, क्योंकि मैंने सिर्फ कांसे सरन को नहीं, वी चांसे को भी अपने कंपनी में रखा था, क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और जियांग्स कंपनी को ग्रो करने में सबसे ज़्यादा हाथ उन दोनों का है। पर तुमने उसका गलत ही मतलब निकाल लिया। अगर मुझे कांसे सरन को वापस पाना ही होता तो मैं वी चांसे को अपनी कंपनी में वापस क्यों रखता? क्यों मैं दोनों हस्बैंड वाइफ को एक साथ रहने देता? हाँ, मानता हूँ कि कांसे सरन मेरे साथ ज़्यादा रहती थी, क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी, मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन के वर्क कर रही थी, और वी चांसे भी उसके साथ ही रहता था, और वो दोनों भी मेरे अंडर काम करते थे। इससे ज़्यादा हम दोनों में कोई रिलेशन नहीं था। इनफैक्ट वो दोनों अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे, और विंग
विंग उनकी खुशी का सबसे बड़ा रीज़न बन चुका था। ये सुनकर मैडम यू को भी अब कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा था, पर अब उस गिल्ट का कोई फ़ायदा नहीं था। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.